लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इसमें हम कहाँ पे आ गए थे, शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स की बात की थी। वी हैव स्टडी शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स। शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स में मीनिंग क्या था शॉर्ट चैनल से, कौन बताएगा? शॉर्ट चैनल से क्या मीनिंग था? कौन बोलेगा? कल की क्लास ही है तो पुराना भी नहीं कोई टॉपिक। शॉर्ट चैनल का मीनिंग क्या है? What is the meaning of short channel? कोई तो बोलो। सर मॉस्फेट का सारा पैरामीटर्स को मतलब कम कर देना सर। नहीं वो तो स्केलिंग का मीनिंग होता है। दैट इज द स्केलिंग। और कोई? एनीवन अदर? एनी अदर कैंडिडेट? साक्षी, शुभम, गौरव, चंद्रा आया था चला गया, अभिषेक, अमृतेश, अभिषेक, दिव्या, कोमल, कोई भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट चैनल? सर जब चैनल मतलब सर चैनल लेंथ जब कंपेरेबल हो जाता है डिप्लीशन लेयर के, मतलब उसके आसपास हो जाता है, उसके इक्वल, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट चैनल। ठीक, ओके फाइन। शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स उस बात को कहते हैं। वी हैव स्टडीड टू प्रोसेस ऑफ स्केलिंग ऑफ कांस्टेंट फील्ड एंड कांस्टेंट वोल्टेज। उसमें हम क्या करते थे, ट्रांजिस्टर के जितने भी डायमेंशन हैं उन डायमेंशन को वी आर रिड्यूसिंग विद द फैक्टर एस। तो अब उस एस फैक्टर से रिड्यूस करने के बाद में हम कितना उसको रिड्यूस करें, तो कुछ कई मतलब किसी ना किसी इक्वेशन में या किसी सिचुएशन में आपके जो आपने इक्वेशंस निकाली थी आईडी के लिए, ड्यूटी के लिए या किसी के लिए जो भी लॉन्ग चैनल वाला था, वो वैलिड रहती है। तो वो वैलिड है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे आके उनके उस ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा या उसकी आईडी की इक्वेशन में चेंज आएगा, तो उसको स्टडी करना है। तो उसमें हमने कहा कि ये हमारे पास में दो टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं। पहली क्या, फर्स्ट इज द जब उसकी जो लेंथ है चैनल लेंथ वो कंपेरेबल हो जाए किसके जंक्शन की जो वो एक्स जे है उसके बराबर हो जाए, डिप्लीशन रीजन की लेंथ के बराबर, या फिर उसकी जो डब्ल्यू है मतलब विड्थ है तो वो उसके कंपेरेबल हो जाए। तो जब दोनों की बात करेंगे तो हमने एक को तो कहा कि शॉर्ट चैनल मतलब हमने चैनल के लेंथ को छोटा कर दिया है, और दूसरे को हम कहते हैं नैरो चैनल। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या किया था, शॉर्ट चैनल के बारे में ही वी वर स्टडिंग। तो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आईडी पे क्या इफेक्ट पड़ा था। शॉर्ट चैनल डिवाइस में आईडी की वैल्यू एज कंपेयर टू द लॉन्ग चैनल क्या हो गया था, कम हो गई थी, ज्यादा हो गई थी? सर इंक्रीज हो गया था। आईडी सेट बिलो था, बिलो था। क्यों था? क्योंकि VGS माइनस VT नॉट का होल स्क्वायर है लॉन्ग चैनल में, और अगर हम शॉर्ट चैनल डिवाइस की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या था, उसमें उस वक्त उसकी जो आईडी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VG माइनस VT नॉट या VD सेट जिसे बोलते हैं, सेचुरेशन बोलते हैं, VG माइनस VT नॉट उसके प्रोपोर्शनल थी, और वैसे उसके क्वाड्रेटिक में प्रोपोर्शनल है। तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू द लॉन्ग चैनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने दूसरा इफेक्ट कहा
कि इसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में क्या चेंज आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, शॉर्ट चैनल के लिए जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। तो वो कैसे कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी, उसको हम स्टडी आज की स्लाइड में या आज के लेक्चर में करेंगे। उसके बाद में नैरो चैनल के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस डिवाइस के अंदर अदर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और क्या आप उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और किसको आपको कवर अप करना है। और फिर उसके बाद में कैपेसिटेंस कौन कौन से हैं इसमें हम वो देखेंगे। तो जो भी लोग वो स्टूडेंट्स आए हैं उनको बोल दीजिए चैट में अपना अपना नाम से डालते जाएं, जिससे कि आपके अटेंडेंस वाला काम भी साथ में होता जाएगा। तो वी विल स्टार्ट विद द तो इस डायग्राम को यहाँ से देखा जाए। ये डायग्राम कल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हमने बताया कि एक तो सोर्स और ड्रेन का चैनल की साइड में एक एक्सटेंशन बन जाता है, जो कि डिप्लीशन रीजन बना है वो उस चैनल लेंथ में ओवरलैप कर जाता है। इसको हमने ये जो इस कलर में शो किया और ग्रीन कलर शो कर रहा है चैनल लेंथ को। बाकी जंक्शन डिप्लीशन रीजन है। अब ये जो एक्सटेंशन हुआ है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, उसको हमने कहा डेल्टा एस, डेल्टा एल एस। मतलब एल एस का मीनिंग है लेंथ ऑफ सोर्स और एक्सटेंशन फ्रॉम द ड्रेन साइड, डेल्टा एल बी। तो अब हमने बात कही थी, तो इसमें हमने 3 ऑब्जर्वेशन किया था। पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो हमारा रेक्टेंगल वाला जो हमने मान के कैलकुलेशन किया था, आईडी की कैलकुलेशन, लेक्चर एक रेक्टेंगुलर टाइप का चैनल बनता है और उस चैनल में किस तरह से करंट फ्लो होगा, वो हमारा गलत हो जाता है। इसमें हमारे पास में ट्रेपेजोइडल फॉर्म बनती है, ना कि रेक्टेंगुलर। तो इसमें अब एक्यूरेटली जो इसमें गेट का इंड्यूस चार्ज होगा वो इस पॉइंट में, ग्रीन वाले रीजन में ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा। दूसरा कि जो लेंथ है डिप्लीशन रीजन जो ड्रेन के अक्रॉस बना है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिप्लीशन रीजन जो कि सोर्स के ऊपर बना है। ये क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसमें पॉजिटिव वोल्टेज VDS अप्लाई किया है एज कम, जो कि हाइयर है एज कम्पेयर टू द VS। तो इट इज इन द रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में अगर आप हाई वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो उतना ही बड़ा डिप्लीशन रीजन आपके लिए फॉर्म होगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई है। अब तीसरी बात जो कह रहे हैं, इसमें जो डिप्लीशन चार्ज अंडर द गेट है, मतलब ये जो पोर्शन है ये रेक्टेंगुलर, ये एक तरह से ट्रेपेजोइडल फॉर्म जो ये बन रहा है, ये यहाँ से दिख रहा है तो यहाँ से हम शुरू होते हैं और ये यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए। इस जो चैनल के नीचे जो ये डिप्लीशन रीजन बना है, उस डिप्लीशन रीजन में जो चार्ज है वो किस किस के कारण है? तो वो 2 रीजन के कारण है। पहला तो है कि हमने जो गेट पे वोल्टेज अप्लाई किया है, उस वोल्टेज अप्लाई करने से जो चार्ज जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ है, जो कि ग्रीन सेक्शन में दिखा है, पहला वो है। दूसरा चार्ज कहाँ से आया है कि जो सोर्स और ड्रेन का जो जंक्शन बना है उसके अंदर जो चार्ज है, चार्ज है मतलब आयंस है, उनके कारण जो भी इलेक्ट्रॉन या जो भी है वो दैट विल बी देयर अनदर। अब बात ये है, जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी उस VT की कैलकुलेशन, उस VT की कैलकुलेशन में हमने ये कंपैरिजन माना था कि ये जो लेंथ है या जो ये चार्ज है रिड्यूस हुआ है ड्यू टू द जंक्शन डिप्लीशन रीजन ऑफ सोर्स एंड द ड्रेन इज नॉट इज वेरी लेस। तो मैक्सिमम चार्ज हमने माना था कि जो कि वो गेट के थ्रू इंड्यूस हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हम इस जंक्शन वाले डिप्लीशन रीजन का जो चार्ज है इसको हम क्या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ज को भी हम कंसिडर करेंगे
तो हमारी जो वोल्टेज है वो एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल ये आपकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसी एक्सटेंशन को हम आगे बढ़ाने के लिए इसका मैंने एक ये दिख रहा है, इट इज क्लियर। तो ये हमने ड्रेन वाली साइड है उसको हमने थोड़ा सा क्या है इनलार्ज करके बनाया है। तो उसमें हमने बताया कि एक्स जे है, डेल्टा एल डी एक्सटेंशन है, और ये जो मेटल वो गेट के अंदर जो डेप्थ है एक्स डी एम वो है, और ये ड्रेन टू वो जो जंक्शन डेप्थ है ड्रेन वाली साइड की उसको हमने बताया। तो अगर हम मैं इस चीज को देखूं तो ये एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं जेड वाले पोर्शन को देखें तो एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। तो हम इस राइट एंगल को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा एल डी। तो हम डेल्टा एल डी फाइंड करेंगे। तो डेल्टा एल डी फाइंड करने के लिए अब हमने क्या है उसको फाइंड करना है। तो पहले हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखी एक्स जे प्लस एक्स डी प्लस एक्स डी एम प्लस एक्स जे प्लस डेल्टा डी, ये हमने किया। और डेल्टा डी का वो कौन सी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो डेल्टा एल डी की टर्म में हमारे पास में एक टर्म आ जाए, वो क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम एक किस में पहुंचे हैं, यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा एल डी की एक वैल्यू फाइंड की है। तो ये वैल्यू आपके पास में यही इक्वेशन आएगी या नहीं आएगी, ये कैलकुलेशन कीजिए एक बार। एक्स डी के बारे में मैंने बता दिया, डेप्थ ऑफ पीएन जंक्शन ऑफ सोर्स एक्स डी डी है, डेप्थ ऑफ द ड्रेन वर्टिकल एक्सटेंशन है, और ये जंक्शन डेप्थ है। तो एक्स डी एस इस फॉर्मूले से 2 साई एप्सिलॉन क्यू बाय एन ए फाई नॉट पे है। एक्स डी की वैल्यू फाई नॉट प्लस वी डी एस का एडिशन हो जाएगा। तो ये तो है नॉर्मल फार्मूला से आपने इसको निकाला है, या नॉर्मल फार्मूला आपने अप्लाई किया है कि फाई नॉट क्या है, ये क्या है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमने ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन, ये हमने किस तरह से पुट किया, दैट इज ए मेन कंसर्न ऑफ थिंग, कि हमने उसको एज ए अज्यूम किया है कि ये क्या है कि एक राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, और इस राइट एंगल को फॉर्म करने के बाद में ये एडमिट क्यों नहीं हो रहा गौरव चंद्रा। तो ये आपके पास में क्या बनेगा, एक राइट एंगल फॉर्म होगा। तो उससे हमने ये निकालना। तो इसी तरह से फाइनल वैल्यू क्या आनी चाहिए एक बार बताइएगा। इसकी फाइनल वैल्यू आपके पास में इसकी फाइनल वैल्यू आ रही है तो हमने क्या किया, डेल्टा एल डी है, यहाँ पे एक्स जे रखा, और वी हैव गॉट एक्स जे 1 + 2 एक्स डी एक्स जे -1। अगर हम सिमिलरली कैलकुलेशन सोर्स वाले टर्मिनल पे करते हैं तो वी विल आल्सो गेट दिस काइंड ऑफ द इक्वेशन। तो हमारे पास में अभी क्या आ गया है, वी हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल, वो जो लेटरल एक्सटेंशन है दोनों साइड में, उन दोनों की हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। तो एक्चुअल में हमारा जो डेल्टा बी टी नॉट, मतलब जो हमने हमारे शॉर्ट चैनल के कारण जिसमें इफेक्ट आ रहा है, तो दैट विल इफेक्ट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये है कि इसको हमने एक्स जे प्लस 2l और डेल्टा एस प्लस डेल्टा डी एल डी करके हम वी हैव कैलकुलेटेड द इक्वेशन। अब ये इस पॉइंट से जो आपका जो नॉर्मल वीटी नॉट निकला था, उस वीटी नॉट के कंपैरिजन में आप क्या कर, इसमें क्या हो जाएगा कि वी विल बी गेटिंग द लेस वैल्यू ऑफ वीटी एज कंपेयर टू द
क्या लॉन्ग चैनल के लिए। लेकिन अगर हम लॉन्ग चैनल की बात करेंगे तो दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा वीटी नॉट इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब हम उसको जीरो मान के चलते हैं। तो वी गेट द वीटी रिलेशन इन द लास्ट, ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन फॉर द लॉन्ग चैनल। अगर हम शॉर्ट चैनल की बात करेंगे तो वी विल बी subtracting the delta VT naught from the this VT. So final VT will be this will be the for the short channel VT naught minus delta VT naught. So we have to find the delta VT naught or we have find the equation of delta VT naught from here. तो ये तो था हमारा शॉर्ट चैनल के कारण जो हमारे में क्या दो इफेक्ट आ रहे हैं। तो अब इसके बाद में हम बात करें तीसरा क्या है कि हमारे पास में है शॉर्ट चैनल इफेक्ट। वो शॉर्ट चैनल इफेक्ट हमारा हो चुका है। हम अगर नैरो चैनल इफेक्ट की बात करेंगे तो हम उसमें कहते हैं कि हमारी जो विड्थ है वो डिप्लीशन रीजन की जो है थिकनेस है उसके ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो इसको हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन वी गॉट ऑफ द डेल्टा वी नॉट, ये ठीक है। इसके बाद में अब हमने कहा कि हमारी जो मैक्सिमम डिप्लीशन रीजन की थिकनेस हो सकती है XDM, जो कि हमने लास्ट पहले की क्लास में फॉर्मूला उसका फाइंड किया था कि हम कितना इसको डीप में जा सकते हैं, कितना इसका थिकनेस हो सकता है। अगर वो दोनों चीज़ें सेम ऑर्डर की हो जाती हैं तो दैट विल कॉल द नैरो चैनल इफेक्ट। मतलब जैसे ये थिकनेस है ऑक्साइड की है, गेट की है, अब इसमें हम कितना इसमें डीप जा सकते हैं, तो ये डीप और इसकी जो ये मतलब विड्थ है ट्रांजिस्टर की, ये दोनों अगर सेम है तो दैट विल बी कॉल्ड द नैरो चैनल इफेक्ट। तो इस नैरो चैनल इफेक्ट में क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन क्या है कि पॉलीसिलिकॉन मतलब मेटल या गेट के अंदर ही वो मतलब बढ़ेगा, और जो इसके कारण जो एक्स्ट्रा चार्ज आता है उससे क्या है कि हमारे वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग ए डेल्टा वीटी नॉट, और उसकी इक्वेशन ये है यहाँ पे कि जो है ये दिस इज ए एम्पिरिकल पैरामीटर डिपेंड अपॉन द कि हमने कितना एडेड चार्ज इस सेक्शन में माना है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर शॉर्ट चैनल की बात करें तो हमने उसमें से माइनस किया था, बट इन दिस केस दी VT naught will be increased with the value of delta VT naught। तो नैरो चैनल में क्या होगा कि आपका जो क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और तब दूसरा क्या है उसका दूसरा मीनिंग ये है कि हमने अगर शॉर्ट चैनल की बात की तो आपका थ्रेशोल्ड लॉन्ग चैनल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप तीसरा इफेक्ट जो जैसे जैसे हम स्केल डाउन करते जाते हैं तो ये हमारे पास में आता है थ्रेशोल्ड कंडीशन। अब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो है हम इसको ट्रांजिस्टर के ज्योमेट्री को स्केल डाउन करते जाते हैं तो हमारे पास में जो पोटेंशियल बैरियर है इसके अंदर जो बनता है तो वो VGS, और पहले तो क्या था VGS से हमारा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अब ये क्या है कि जितनी वैल्यू आपकी स्मॉल मतलब ट्रांजिस्टर की साइज छोटी होती जाएगी तो ड्रेन वोल्टेज भी इसमें रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आप क्या करते हैं साइज छोटी होगी तो VDS क्या करेगा, इस पोटेंशियल को और कम कर देता है। मतलब जो आपका जो पोटेंशियल बनता है VT नॉट उसको और कम कर देगा। तो उसमें क्या होगा कि DIBL मतलब ये कंसेप्ट है, इफेक्ट है डायरेक्ट ड्रेन इंड्यूस बैरियर लोडिंग, मतलब उसके अंदर जो VTH है थ्रेशोल्ड वोल्टेज है दैट विल बी डिक्रीज। तो अब बात क्या होती है कि अगर आपने पहले क्या कहा था कि आपने कहा कि हमने VGS अप्लाई किया और अगर VGS की वैल्यू VT नॉट से कम है तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या है कट ऑफ रीजन में है, यही कहा था। लेकिन
अब क्या होगा कि अगर जैसे ही हमने डिवाइस को और छोटा कर दिया है तो हमारे पास में क्या होगा कि हम अगर VGS से की वैल्यू VT नॉट से कम भी दे रहे हैं तब भी हमारे पास में एक चैनल फॉर्म हो जाएगा, और जब चैनल फॉर्म हो जाएगा और VDS आपने अप्लाई किया है तो वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड करंट रिजल्ट में आएगा और थ्रेशोल्ड करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अब ये जो थ्रेशोल्ड करंट है, सब थ्रेशोल्ड करंट, यही क्या है कि ये किस कंडीशन में है, जब हमने कहा कि VGS इज लेस देन VT नॉट, मतलब आपका ट्रांजिस्टर नहीं ऑन नहीं है, ऑन स्टेट में नहीं है, तब भी आपके ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड दैट सब थ्रेशोल्ड कंडीशन करंट ID, उसकी इक्वेशन ये है। तो इसको हम लीकेज करंट में भी, मतलब जब भी हम देखते हैं लीकेज एनालिसिस, लीकेज करंट एनालिसिस ऑफ in the VLSI design or lowering the leakage current, तो लीकेज करंट इज ऑल्सो का लीकेज पावर इसी करंट से एसोसिएटेड है। हम इस करंट की जो ये वैल्यू है आई थ्रेशोल्ड, इसको हम जितना कम हो सके उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपके पास में क्या है कि आपका जो ये करंट फ्लो है, अगर ये करंट जितना कम फ्लो होगा तो उतना ही उसमें पावर डिसिपेशन कम होगा, लीकेज पावर डिसिपेशन, तो उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे हो गया कि आपने साइज कम किया तो आपका पहले VGS से गेट चैनल बन रहा था, लेकिन अब VDS से भी चैनल इफेक्टेड हो जाएगा। इसके बाद में है दूसरा है कि हॉट चैनल इफेक्ट। तो हॉट चैनल इफेक्ट में क्या है कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सोर्स से ड्रेन की तरफ जाता है, तो ड्रेन से परमिट क्या होगा, ड्रेन से सोर्स जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन में वो एक एनर्जी लेता है। लेकिन जैसे ही आपने इसकी लेंथ को छोटा कर दिया, चैनल लेंथ को, तो आपके पास में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या वैल्यू है वो क्या बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। तो उस हाई कंडीशन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि एक हाई एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा, और उस एनर्जी को एक्वायर करने के कारण वो क्या करेगा कि नॉर्मली पहले क्या ऑक्साइड लेयर जो थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर नहीं करता था, लेकिन अभी क्या होगा कि ये ऑक्साइड लेयर में भी आपका जो इलेक्ट्रॉन या कैरियर्स है वो दैट विल बी ब्रेक डाउन द ऑक्साइड लेयर एंड गोइंग इनटू द ऑक्साइड लेयर ऑल्सो। तो इस प्रोसेस से को क्या कहते हैं, हॉट चैनल, हॉट इलेक्ट्रॉन इंजेक्शन या चैनल हॉट इलेक्ट्रॉन CHE। क्लियर। अब इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, अब एक्चुअल में ये क्या करेगा, इसमें ये करता है कि इसका इफेक्ट होता है कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन, इसका किसका होना माइक, सूरज का है, किसका है, अभिषेक का। तो क्या है इसमें, इस कंडीशन में क्या है हॉट इलेक्ट्रॉन में, ये इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं कि इसका जो ये है ये क्या करेगा, ये जो मॉसफेट का जो ट्रांस कंडक्टेंस है उसको डिग्रेड कर देता है या उसकी वैल्यू को कम कर देगा। और दूसरा है कि वोल्टेज, इसकी थ्रेशोल्ड में वोल्टेज है उसमें एक शिफ्ट ला देगा, या तो वो हाइयर साइड में चला जाएगा या लोअर साइड में, और डिक्रीज जो ड्रेन करंट है ID उसकी वैल्यूज को भी डिक्रीज कर देगा। तो अब इन बातों से क्या होना चाहिए कि आप मतलब डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने मोबाइल यूज किया है, आप सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद में या कुछ टाइम के बाद में, साल भर के बाद में या 1.5 साल के बाद में आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, फास्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द न्यू वन। कोई बताएगा, ये तो कोई VLSI का क्वेश्चन भी नहीं है, आपके पास में सबके पास में मोबाइल है। आपके मोबाइल में क्या होता है, जितना यूज करते हैं उसके बाद में क्या प्रोसेस हो जाता है, स्लो हो जाता है सर।
स्लो हो जाता है। अब यही हम बात करें कि इसी चीज को हम कहते हैं रिलायबिलिटी इश्यू, कि आपकी जो ये परफॉर्मेंस है, आपकी ये जो आपने डिवाइस बनाई है, इसकी परफॉर्मेंस एज टाइम प्रोग्रेस इट विल डिक्रीज। वो किस लिए? इसी रीजन से क्या होता है कि आपका आईडी की वैल्यू हॉट इलेक्ट्रॉन के चक्कर से या टेम्परेचर हाई होने से जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज होता जाता है। तो अब आपको एनालिसिस क्या करना होता है कि आपका ये जो बीटी है वो टाइम टू टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, उसी से आप बता सकते हैं कि मेरा बेटी इस इतने टाइम बाद में इतना लोअर हो जाएगा। तो आप उसी हिसाब से अपने डिजाइन सर्किट को डिजाइन करेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट ना हो, उसमें जो परफॉर्मेंस है वो कितने मैक्सिमम टाइम के लिए सेम परफॉर्मेंस देता रहे। ये नहीं है कि साल भर के बाद में वो 50% पे काम कर रहा है या 40% पे चला गया। तो दीज आर द रिलायबिलिटी इश्यूज, मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। क्लियर? इसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स हैं। ESD है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ये EOS है इलेक्ट्रिक ओवर स्ट्रेस। ये इफेक्ट्स है जो कि आपके में अभी है नहीं शायद, लेकिन अगर टाइम मिला तो हम जब यील्ड वगैरह के बारे में, रिलायबिलिटी इश्यूज के बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर द कोर्स, अगर टाइम मिलता है तो मैं इसको कवर अप कर दूंगा, कि बता दूंगा। अदरवाइज वी विल बी स्टॉपिंग ऑन द शॉर्ट। ये जो ज्योमेट्रिकल इफेक्ट्स है इनको हम यहीं पे क्लोज मतलब कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा इफेक्ट मतलब किया जाता है कि मॉसफेट का जो कैपेसिटेंस है वो क्या है। तो अब मॉसफेट का अगर हम एसी एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस है उनको भी हमें मतलब क्या कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसको तो क्या है कि हम करने के लिए क्या है कैट टूल्स लेते हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी होगी हमें, तो दैट विल बी टेकन बाय द कैट टूल्स। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर है वो यहाँ पे लगा हुआ है या लंप्ड स्टेट में है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है। वो क्या है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी डिवाइस के ओवर। तो वी विल बी कैलकुलेटिंग और द, जैसे आपने माइक्रोवेव अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो लंप्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म सुना होगा आपने। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटेंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें इतना है। आप यू कैन मेजर कि कैपेसिटेंस पर मीटर है पर सेंटीमीटर है पर नैनोमीटर है, इस तरह के कुछ उसमें हम दे सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें दो तरह के कैपेसिटेंस होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटेंस इज ऑक्साइड के कारण या ऑक्साइड रिलेटेड कैपेसिटेंस। सेकंड टाइप ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस। तो वी विल बी स्टडीइंग बोथ ऑफ देम कि क्या होते हैं, किस कंडीशन में कौन सा ज्यादा है, और जंक्शन इफेक्ट में जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है क्या नहीं है, वो हम इसमें आपको देखना। बस इक्वेशंस क्या है और क्या इम्पैक्ट रहता है, दैट विल बी यूजुअली स्टडी। तो हमने क्या माना कि हमारा जो ये ड्रेन और सोर्स टर्मिनल है वो क्या है कि गेट के अंदर ओवरलैप कर जाता है थोड़ा बहुत, जिस हिसाब से हमने बताया था। तो इसके कारण जो हमारे पास में दो कैपेसिटेंस जनरेट होंगे और उनको कहते हैं ओवरलैप कैपेसिटेंस। क्लियर? ठीक है। तो हमने इसको बताया एलडी, गेट ड्रेन ओवरलैप, और W is the length of the source and diffusion region, L is the actual length, और LM length of the mass gate। तो अगर हम इसका एक मॉडल बनाते हैं तो वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमने अभी समझने के लिए क्या किया है कि मॉडल बनाने के लिए भी है लंप्ड अप्रोक्सीमेशन किया है। तो उसी को अगर हम देखेंगे तो उसी से हम सिंपल एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास में कितने टर्मिनल्स हैं यहाँ पे, इस फिगर में कितने टर्मिनल हैं आपके पास में? 4। वी हैव 4 टर्मिनल्स। तो 4 टर्मिनल है, तो उन 4 के अक्रॉस एक एक आपको क्या मिलेगा, कैपेसिटेंस मिलता है। तो पहला हमने कहा
गेट एंड ड्रेन के बीच के कैपेसिटेंस को हमने कहा सी जीडी। ड्रेन से वो गेट से बेस बायस या बॉडी को अगर हम कहते हैं बॉडी या सबस्ट्रेट, उसके बीच में एक मिलेगा। इसी तरह से ड्रेन से सबस्ट्रेट के बीच में मिलेगा एक। तीसरा सोर्स से सबस्ट्रेट के बीच में मिलेगा ये वाला। इसके बाद में गेट से सोर्स होगा और हम इस तरह से हमारे पास में ऑक्साइड रिलेटेड 5 क्या है टर्मिनल कैपेसिटेंस अवेलेबल है अगर हम सिंपल मॉडल डीसी मॉडल हम इसका मॉसफेट का डिजाइन करें। तो अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो कैपेसिटेंस जीबी, जीएस और जीडी ये क्या है कि ऑक्साइड लेयर के अक्रॉस है। तो वो 3 ऑक्साइड लेयर है तो उससे हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और दूसरे कैपेसिटेंस सीजीएस और सीजीडी क्या है कि लेटरल डिफ्यूजन, मतलब इसके डिफ्यूजन से है तो वो दैट विल बी सीजीएस और सीजीडी। ये होंगे COX WLD। WLD से मल्टीप्लाई मतलब एरिया उसका क्या है। तो हम क्या करते थे COX कैपेसिटेंस इसकी वैल्यू CWLD हो जाएगी। तो ये है। तो अब COX हमारे पास में कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया था। तो हमने अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो वी विल बी गेटिंग देन ओवरऑल ओवरलैप क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो अब हमने कहा कि आपके पास में कि किस कंडीशन में कौन सा कैपेसिटेंस अवेलेबल रहेगा। तो अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ रीजन में कोई चैनल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमारे पास में गेट टू सोर्स और गेट टू ड्रेन कोई क्या नहीं मिलेगा आपको, कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं मिलेगी या कैपेसिटेंस अवेलेबल नहीं होगा। तो उसको हमने कहा 0। और आपके पास में सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस अवेलेबल होगा गेट सब टू बॉडी या सबस्ट्रेट वाला। उसकी वैल्यू है COX WL, क्योंकि ये पूरे वो जो वो है सबस्ट्रेट है उसके लिए अवेलेबल है। दूसरा है लीनियर। तो लीनियर रीजन में आपके पास में सिर्फ क्या है कि हमने कहा कि अगर हम सबस्ट्रेट को में क्या है कैपेसिटेंस गेट टू सबस्ट्रेट वाला फॉर्म नहीं होगा। तो हमारे पास में ये जो दोनों है ये इक्वल अमाउंट में मिलेंगे COX WL/2। इसी तरह सैचुरेशन में ये हमारे पास में GD वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि चैनल जो है ड्रेन की तरफ से कम होता है, मतलब बढ़ता नहीं है। चैनल सैचुरेशन में क्या है चैनल की लेंथ कम हो जाती है। तो अगर आप ड्रेन के अक्रॉस देखेंगे तो कोई चैनल नहीं है, तो कोई ऑक्साइड मतलब कोई डिप्लेशन चार्ज अवेलेबल नहीं होगा ऑक्साइड लेयर की। तो उस ऑक्साइड के कारण हमारे को कोई यहाँ पे वो कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा। वी विल बी गेटिंग दैट ओनली द गेट टू सोर्स कैपेसिटेंस व्हिच विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो हम अगर एक उसको एक टेबुलर फॉर्म में लिखें तो वी कैन गेट दिस टेबुलर के कट ऑफ में ये अगर हमारे पास में ये लीनियर में 0 रहेगा, सैचुरेशन में ये 0 रहेगा। अगर GDB की बात करेंगे तो कट ऑफ में ये रहेगा और लीनियर में ये और सैचुरेशन में ये। इसी तरह से GS गेट टू सोर्स वाला इनको हमने एक टेबुलर फॉर्म में क्या है दिखा के मतलब इम्प्लीमेंट शो कर दिया है। तो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ क्या बोलते हैं इसे, इट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ऑक्साइड। तो अभी जो है इसमें टाइम ओवर होने वाला है। तो यू विल बी ज्वाइनिंग बैक, वी विल बी कमिंग बैक फॉर द टॉपिक ऑफ जंक्शन आफ्टर द this meeting, and after meeting you have to join it again. Okay.